नमस्ते बच्चों, मैं राजश्री स्वामी सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। मैं आप सबका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे BA द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्योत्सवों के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति का सामान्य परिचय लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके तहत अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो विश्व में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। जिस तरह से हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ और देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। उसी तरह से अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपी गई है। अमेरिकी संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है, उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और उनमें से जो 2 नंबर का अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, उसमें कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। और वास्तव में देखें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति का पद है वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है और इसके संबंध में मुनरो ने कहा है कि दुनिया में अन्य कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए। अर्थात अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि आज भी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ी सैनिक एवं आर्थिक ताकत है और जो उस सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का प्रधान होगा वो स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में उसको मुनरो ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वहीं आंग कहते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो संसार में सबसे महान शासक हो गया है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति में इतनी शक्तियाँ निहित है कि वो विश्व का सबसे महान शासक माना जाता है। उसकी हर एक बात को, उस हर एक वक्तव्य को विश्व में बहुत ध्यान से सुना जाता है और उस पर लोग बहुत गंभीरतापूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि ये विश्व का महान और सबसे शक्तिशाली शासक है। अमेरिकी संविधान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि वहाँ कार्यपालिका में नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं रखा गया है। विश्व में सामान्यतः 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलित है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है और संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व, जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन करता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि वहाँ कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। और नाममात्र की जो कार्यपालिका होती है वो सम्राट या शासक में निहित होती है, जो वंशानुगत होता है, जो राजतंत्र ब्रिटेन में है तो वहाँ उसमें कार्यपालिक शक्तियाँ निहित होती है, राजा में या मुकुट में। और जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और में 2 प्रकार होते हैं, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका में भेद नहीं होता और समस्त शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति में या एक ही कार्यपालिका में निहित होती है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। वहीं एक दूसरी अंतर देखें अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली में, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं। यानी कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका, जो प्रमुख कार्यपालिका, उसको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना पड़ता है, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वहीं संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल, उसका चयन व्यवस्थापिका में से होता है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक और अलग होती हैं। तो अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का विश्व में प्रतिनिधित्व करता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी माना जाता है। यह राज्य एवं शासन दोनों का अध्यक्ष होता है। यह अपनी कैबिनेट का निर्माण करता है और जो कांग्रेस से पृथक होती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है।
तो आप समझ चुके होंगे कि दो प्रकार की एक जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ जो राज्य एवं शासन दोनों के अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। ठीक है, राज्य का अध्यक्ष होता है वो सम्राट होता है, शासन का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो राज्य एवं शासन का अध्यक्ष दोनों ही वो एक ही व्यक्ति में शक्तियाँ दोनों शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होती है। और मंत्रिमंडल जो संसदीय प्रणाली है उसमें मंत्रिमंडल का गठन व्यवस्थापिका में से होता है। व्यवस्थापिका के बाहर का व्यक्ति यदि मंत्री बनता भी है तो उसे निश्चित समय के तहत व्यवस्थापिका की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, यदि किसी व्यक्ति को जो कि व्यवस्थापिका या संसद का सदस्य नहीं है उसको मंत्री यदि बनाया जाता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो संसद की सदस्यता ग्रहण करे। जबकि अमेरिका में जो मंत्री होते हैं उनके लिए कांग्रेस के या संसद के सदस्य होना अनिवार्य नहीं होता, वो राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। इसलिए उनको मंत्री नहीं कहा जाता बल्कि सचिव कहा जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उनको सेक्रेटरी कहा जाता है, सचिव कहा जाता है अमेरिका में मंत्रियों को। ठीक है, जबकि अन्य देशों में मंत्री जैसे संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत है, ब्रिटेन, तो यहाँ पर मंत्री उनको नाम दिया जाता है न कि सचिव, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होते, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति अपने कैबिनेट का चयन स्वयं करता है और वो चयनित जो कैबिनेट है वो उसके राष्ट्रपति की पसंद के अनुसार नियुक्त की जाती है और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के लिए ही उत्तरदायी होता है। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्था में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, यानी कि उसके साथ शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और जो मंत्री हैं उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के, वो भी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति अपनी पसंद से नियुक्त करता है और वो उत्तरदायी भी अंतिम रूप से राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो सबसे शक्तिशाली, संवैधानिक दृष्टि से भी शक्तिशाली माना जाता है। अमेरिकी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि उसका चुनाव सिर्फ जनता के द्वारा किया जाता है और वो व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का, वो अब जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, वो उसको व्यवस्थापिका या अन्य किसी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं रहना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कभी कभी निर्वाचित नरेश भी कहा जाता है। निर्वाचित नरेश यानी कि राजा होता है जिसके पास शक्तियाँ निहित होती है। तो निर्वाचित नरेश इस अर्थ में कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और वो निर्वाचन के बाद इतना शक्तिशाली हो जाता है राष्ट्रपति कि उसमें अपने देश की समस्त शक्तियाँ उसमें कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला है कि उसे जन्मजात अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। वह पिछले 14 वर्षों से अमेरिका में निवास कर रहा हो। साथ ही मार्च 1951 में यूएस में जो संविधान संशोधन हुआ था, 22वां संविधान संशोधन, उसके तहत व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। ठीक है, कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपना जब कार्यकाल पूरा करता है उसके बाद दोबारा वो चुनाव लड़ सकता है दोबारा कार्यकाल के लिए, और यदि दोबारा उसका चयन हो जाता है, जो जनता के द्वारा निर्वाचित हो जाता है, तो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए अपने पद पर कार्य कर सकता है। 2 कार्यकाल से ज़्यादा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और सामान्यतः अमेरिका में ये परंपरा बन चुकी है कि एक व्यक्ति लगभग 2 कार्यकाल में अपना समय 2 बार चुना जाता है। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पद के लिए 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति बना नहीं रह सकता। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की बात करें तो शपथ अमेरिका में एक परंपरा सी है कि वहाँ 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। उससे पहले नए राष्ट्रपति 4 साल के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और फिर पूरे 4 साल के बाद 20 जनवरी को ही दूसरा राष्ट्रपति चयनित होकर अपने पद के लिए शपथ ग्रहण करता है। ये संविधान में प्रावधान किया गया है। 1933 से पूर्व ये जो 20 जनवरी की तारीख थी वो 4 मार्च थी, अर्थात 4 मार्च को राष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करता था और उससे पहले निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती थी। 20वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 मार्च के स्थान पर
20 जनवरी कर दिया गया था। उससे पहले 4 मार्च का ही प्रावधान था कि राष्ट्रपति अपने पद पर जब निर्वाचित हो रहेगा तो 4 मार्च को शपथ ग्रहण करेगा और वर्तमान में ये तारीख बन गई है 20 जनवरी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है। किसके सम्मुख? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख है। और राष्ट्रपति घोषित व्यक्ति के द्वारा 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। ये प्रावधान हमारे देश में भी है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब हम कार्यकाल की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया है, अधिकतम 2 बार, और ये 4 वर्ष के लिए एक बार चुना जाता है और दोबारा अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार और राष्ट्रपति बन सकता है दूसरे कार्यकाल के लिए। तो इस तरह से एक व्यक्ति अधिकतम 8 वर्ष तक के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है। और ये प्रावधान हमने पढ़ा है 22वां संविधान संशोधन 1951 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार अपने पद पर बनकर रह सकता है और उसका एक बार का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। जैसे कि हमारे यहाँ संसद का एक संसद जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जैसे प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रह सकता है, उसके बाद संसद का दोबारा चुनाव होता है, फिर नया प्रधानमंत्री चुन कर आता है या जो बहुमत जिसको बहुस्थापिका में हासिल कर पाता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इस तरह से अमेरिका में ये कार्यकाल है 4 वर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान द्वारा 4 वर्ष तक निश्चित किया गया। इससे पूर्व इसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है या उसको उस व्यक्ति से जो निर्वाचित होकर है उसको 3 परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। सबसे पहले त्यागपत्र देने पर। त्यागपत्र देना तो किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत किसी भी कारण से यदि वो त्यागपत्र दे देता है तो उसको उसका पद रिक्त माना जाता है। दूसरा, मृत्यु हो जाने पर, अर्थात असामयिक या आकस्मिक मृत्यु कभी राष्ट्रपति हो जाती है तो उस स्थिति में पद रिक्त माना जाता है। तीसरा प्रावधान है महाभियोग के द्वारा, अर्थात जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर संसद में या कांग्रेस में महाभियोग लगाया जाता है, जब अमेरिकी जो व्यवस्थापिका है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, और यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और वो एक बार चुनने के बाद सिर्फ बहुत विशेष परिस्थितियों में अपने पद से हटाया जाता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, बहुत ही कठोर प्रक्रिया, उसके माध्यम से उस प्रक्रिया को पूरी करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, जो कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को अमेरिका में महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माना जाता है अमेरिका का, और उसे एक तरह से निर्वाचित शासक के रूप में भी कुछ विद्वानों ने कहा है। धन्यवाद।